आज के हमारे जो गेस्ट है वो है प्रोफेसर विनीत उपाध्याय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमने कुछ क्वेश्चन जॉट डाउन किए हैं जो हमारे व्यूअर्स का डाउट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रोफेसर विनीत उपाध्याय है। मैं एमडी एट पीयू एजुकेशनल सर्विस फाउंडर मेंबर हूँ, प्लस आई एम एचओडी एट एसएफसी सेक्शन ऑफ लीलावती लालजी दयाल हाई स्कूल एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स। पिछले 10 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 12 से 15 बुक्स लिखी हैं अलॉन्ग विथ माई को ऑथर्स, एंड विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड गोवा यूनिवर्सिटी. I have written round about 7 to 8 national level research papers and 5 international level research papers. मैं काफ़ी सारे जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर इकोनॉमिक अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं देश की इकोनॉमी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में उनसे बात करता हूँ. So we are really blessed to have an interview with you. Thank you. Yeah. Thank you. So moving on to a main question, like as you are in the banking field, so what are the different exams student can opt for? ओके सो राहुल, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, तो 3 एग्जामिनेशन जो है जिनके ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि फोकस करने की ज़रूरत है. पहला एग्ज़ाम है IBPS PO एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम है RBI B ग्रेड ऑफिसर एग्ज़ाम, और तीसरा एग्ज़ाम जो है वो हम बात करते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो इक्विवेलेंट टू JIIB एग्ज़ाम्स है. जब मैं ये बात कर रहा हूँ तब इस चीज़ के ऊपर बात करते वक्त पहले हम IBPS PO के बारे में बात करते हैं. सो एनी स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब आता है तो वो जो है इस एग्ज़ाम्स को अपीयर कर सकता है, और उसके लिए उसको 3 प्रोसेस से निकलना पड़ता है, जिसमें पहला प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम, और तीसरा होता है इंटरव्यू सेक्शन. नाउ जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी फोकस रहता है, जिसमें इंग्लिश एज ए लैंग्वेज होता है. दूसरा वाला जो हिस्सा है वो है मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका टेस्ट किया जाता है, और तीसरा वाला हिस्सा जो है वहाँ पे हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जो मेजॉरिटी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा होता है. जब मैं ये बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब मेंस एग्जाम आते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट्स के साथ जनरल अवेयरनेस प्लस IT, जो बैंकिंग अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, और फिर एग्ज़ाम होती है. और यहाँ से स्क्रीन जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बैंक्स जो हैं वो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाते हैं, और बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है. ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप IBPS एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो. ये एग्ज़ाम बैंकिंग सिलेक्शन स्टाफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जो इंस्टीट्यूट है वो इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है. जब हम बात कर रहे हैं RBI B ग्रेड ऑफिसर के बारे में, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा नाम, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो रहता है उसको एक इच्छा हो सकती है कि वो इस इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर सके. डेफिनेटली. उसके लिए ये जो एग्ज़ाम्स है, ये एंट्री पॉइंट एग्ज़ाम जो है वो इंस्टीट्यूट खुद कंडक्ट करता है, मतलब RBI खुद कंडक्ट करता है, और उसका नोटिफिकेशन जो है वो जनरली नवंबर के आसपास आ जाता है. और जब हम बात कर रहे हैं कि B ग्रेड ऑफिसर का जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर है. उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन होते हैं. फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर अलग अलग प्रोसेस है. जैसे फ़ेज़ 1 के अंदर ज़्यादातर MCQ एग्ज़ाम्स रहता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश एज एन लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें कवर्ड है. फ़ेज़ 2 जो है उसमें 2 हिस्सों में होता है. एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और एक होता है टाइपिंग एग्जामिनेशन. नाउ जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, रिटन एग्जामिनेशन, उसमें वेरियस टॉपिक्स है, जैसे मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, या जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स है, ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड होते हैं. और टाइपिंग एग्ज़ाम में जो है आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी कितनी है और आप कितना अच्छे से और कितना एरर फ्री टाइपिंग करते हैं, उस चीज़ को चेक किया जाता है. ये हो जाने के बाद फाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसके अंदर जो है सिलेक्शन होता है. अप्रॉक्सीमेटली पिछले कुछ सालों में ये भर्तियां जो हैं वो बहुत ही कम हुई हैं, बहुत ही कम ओपनिंग निकालते हैं इंस्टीट्यूट्स. जैसे कि 400 एक दफ़ा में जो है वो सिलेक्शन हुआ. और यहाँ पे एक चीज़ जो यंगस्टर्स को ख़ास ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको इंडिया के किसी भी कोने में अगर पोस्टिंग मिलेगी तो आप जाने की तैयारी रखते हैं, तो ही आप ये एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करें. ये मेरा ख़ास निवेदन रहता है सभी बच्चों से
क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम उत्साह में ये एग्ज़ाम्स के बारे में प्रिपेयर कर लेते हैं, पर बाद में जो है हमें ये पता नहीं होता। पर हाँ, आरबीआई ये ज़रूर ध्यान रखता है कि आपको जो भी सारी फैसिलिटीज़ अगर शिफ्टिंग करना पड़ता है तो वो सारी फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बट ये एक एंट्री पॉइंट एग्ज़ाम है, इसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते आरबीआई के अंदर। तीसरा एग्ज़ाम जो हम बात कर रहे थे, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, विच इज़ इक्विवेलेंट टू जेआईबी। जो बैंकर्स हैं उनको तो जेआईबी के बारे में मालूम ही रहेगा, पर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर 3 पेपर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग। जब मैं ये चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तीनों पेपर 100 मार्क के रहते हैं और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर आपको उसके अंदर कम से कम 300 में से 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। पर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि अगर सपोज़ आपको 2 पेपर में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सपोज़ 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड करने का प्रिंसिपल किस तरीके से लागू होता है, तो पहले पेपर में मुझे 49 मार्क्स आए हैं, दूसरे पेपर में मुझे 51 मार्क्स आए हैं, तीसरे पेपर में मुझे 50 मार्क्स आए हैं। अगर हम ये तीनों का टोटल करते तो 150 हुआ तो मैं पास हो गया। पर 40 मार्क्स से अगर किसी भी पेपर में कम मार्क्स रहेंगे तो फिर वो पेपर आपको वापस से देना पड़ता है। ये एग्ज़ाम के बारे में मैं खास ये चिन्हित करके बताना चाहूँगा कि ये एग्जामिनेशन जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कंडक्ट करता है, और ये एग्जामिनेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है उसको भारत की संसद द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो जिस किसी को भी प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए एक अटेम्प्ट करना हो, तो इसके द्वारा जो ये चिन्हित एग्ज़ाम है वो देने के बाद आपको उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कई सारे ऐसे बैंकर्स हैं जिनको बैंकिंग सेक्टर में आ जाने के बाद ये एग्ज़ाम देते हैं वो लोग, ताकि उनको वो प्रमोशन के लिए वो आगे जा सके। तो जब आप एंट्री पॉइंट पे ही यंगस्टर्स के लिए जब ये ओपन किया जाए तो आप एंट्री करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलता है। और राहुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए पहली दफ़ा खोला गया था तो ये फर्स्ट बैच में सबसे कम उम्र में मैंने ये एग्ज़ाम पास की थी। वाओ, सो लाइक वी हैव द ग्रेटेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट बैंकिंग इन दिस वीडियो। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक बैंकिंग एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। सर, बैंकिंग में अभी करियर है या नहीं, बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट्स के मनों में। आजकल बैंकिंग का जो दायरा है ना वो बहुत ही व्यापक हो गया है। अब जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो बैंकिंग सिर्फ एक लेन देन का माध्यम ना रह के एंसिलरी सर्विसेज जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उसका भी एक माध्यम हो चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। राहुल, जब हम ये बात कर रहे हैं इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इस सेक्टर में आने वाले समय में जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। कैसे? तो पहली चीज़, अगर आप देखेंगे जनधन अकाउंट की जो व्यवस्था सरकार ने की, उसके बाद जो है नंबर ऑफ पीपल जिनके पास बैंक अकाउंट है उसका दायरा बढ़ा है, और पहली दफ़ा जो है 25% से नीचे ऐसी पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट नहीं है, पर ज़्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट हो, ये व्यवस्था हो चुकी है। दूसरी चीज़ मैंने कहा यूपीआई, राइट। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि गूगल जैसी कंपनी को भी जो है अपनी यूएस गवर्नमेंट को ये लेटर लिख के बोलना पड़ा कि आपको ऐसी सुविधा रखनी चाहिए जो भारत सरकार द्वारा एनपीसीआई जो एक सब्सिडरी है आरबीआई की, उसके थ्रू जो है इसका संचालन होता है। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन वेरी मच सक्सेसफुल। दूसरा एक चीज़ मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में ये एंसिलरी सर्विसेज का दायरा और बढ़ेगा, और वो दायरा बढ़ने की वजह से बैंकिंग और उससे रिलेटेड सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी, और जब ये बढ़ोतरी होती है तो ऑब्वियसली आपको लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, और जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये सेक्टर के अंदर पोटेंशियल आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा है। फॉर श्योर। सो आई गेस हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो आंसर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच।